इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में कवर्ड है। आर्टिकल्स की बात करें तो इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360। ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं ये गवर्नमेंट को एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशंस में स्पेशल पावर्स देते हैं ताकि देश की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन करी जा सके। और सबसे पहले देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस का बेसिक कंसेप्ट और इन प्रोविजंस की हमें नीड क्यों पड़ी। देखो, इमरजेंसी प्रोविजंस कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसको हैंडल करने के लिए सरकार को एक्स्ट्रा पावर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि देश को बचाया जा सके। सिंपल एग्जांपल में सोचो तो अगर एक स्कूल में आग लगी है और बच्चों को तुरंत सेव करना हो तो प्रिंसिपल अपने नॉर्मल रूल्स और प्रोसीजर्स तोड़ के स्पेशल एक्शंस लेंगे, जैसे इमीडिएटली बच्चों के लिए स्कूल के एग्जिट गेट्स ओपन करवा देना एक्सेट्रा। सो बेसिकली इमरजेंसी प्रोविजंस का बेसिक कंसेप्ट ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में कई बार एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशंस अराइज होती है जहां नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस सिचुएशन से डील करने के लिए इनफ नहीं है। टू डील विद सच अ सिचुएशन गवर्नमेंट को स्पेशल पावर्स की जरूरत पड़ती है और ये इमरजेंसी प्रोविजंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक प्रेजेंट है, इनके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेशल पावर्स प्रोवाइड करी जा सकती हैं। अब ये जो सिचुएशंस का मैंने आपको मेंशन किया है जो इमरजेंसी सिचुएशंस कंसिडर करी जा सकती हैं, ये सिचुएशंस क्या हैं और ये किस तरह की हो सकती हैं। ऐसी सिचुएशंस में आ सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, जैसे कि राइट्स होना, देश के अंदर आर्म्ड रिवोल्ट्स या फिर रिबेलियंस होना, देश में सिविल वॉर होना, कोई बाहर के देश से अपने देश के ऊपर अटैक होना, देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होना, पूरे देश में या फिर देश के किसी पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना किया जाना, देश के किसी हिस्से में सेसेशन या फिर इंडिपेंडेंस का मूवमेंट चलना, देश में फाइनेंस से रिलेटेड सीरियस इश्यूज पैदा होना एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसी सिचुएशंस के जिन्हें हम इमरजेंसी सिचुएशंस कंसिडर कर सकते हैं। और ये सिचुएशंस हमें उन कंट्रीज में जो कि रीसेंट पास्ट में ही इंडिपेंडेंट हुई हैं ऐसे कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिलती हैं और ऐसे कंट्रीज में इंडिया भी आता है। अगर हम अपने ही कंट्री का एग्जाम्पल देखें तो इंडिया जब 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था तब पार्टीशन के बाद कम्युनल राइट्स, रेफ्यूजी क्राइसिस और कई सारी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हमारे देश को फेस करने पड़े थे। इनफैक्ट इन्हीं सब सिचुएशंस को देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये रियलाइज हुआ कि फ्यूचर में भी ऐसे क्राइसिस देश के सामने आ सकते हैं जहां नॉर्मल पावर बैलेंस एडिक्वेट रिस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं कर सकता, और इसी वजह से इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करे गए। सो ये था एक बेसिक कंसेप्ट इमरजेंसी से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं इनका मेन सोर्स क्या है। ये इमरजेंसी प्रोविजंस का जो मेन सोर्स है ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंट्रोड्यूस किया था। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 45 में सेंट्रल इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं और सेक्शन 93 में प्रोविजनल इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस मेंशन्ड है। नाउ अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इमरजेंसी प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने की इंस्पिरेशन मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशन से भी ली गई है, जिसमें से प्राइमरी इंस्पिरेशन सोर्सेज हैं वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस मेंशन है। अब देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो आर्टिकल्स जो कि इमरजेंसी से डील करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 18 एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। इस पार्ट में इन टोटल 9 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक, और इन 9 आर्टिकल्स में 3 तरह की इमरजेंसी से डील करने से रिलेटेड प्रोविजंस मेंशन है। ये जो 3 तरह की इमरजेंसीज हैं इनमें आती है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या फिर जिसे प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब ये जो 9 आर्टिकल्स हैं इन्हें ब्रीफली देखते हैं। आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये मेन प्रोविजन है जो प्रेसिडेंट को पावर देता है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की। नेशनल इमरजेंसी वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रेबेलियन के ग्राउंड्स पे लगाई जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल 353 इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये आर्टिकल डिफाइन करता है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर का बैलेंस कैसे चेंज होगा, सेंटर के पास कितनी पावर आएगी और स्टेट्स के पास कितनी पावर रहेगी। नेक्स्ट आर्टिकल 354 एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, पावर के साथ साथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी जो बैलेंस है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स वो भी ऑल्टर होता है इमरजेंसी के टाइम। ये आर्टिकल डील करता है इस फाइनेंशियल बैलेंस की ऑल्टरेशन से। नेक्स्ट आर्टिकल 355 ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन, ये आर्टिकल यूनियन गवर्नमेंट की फंडामेंटल ड्यूटी एस्टैब्लिश करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट्स को प्रोटेक्ट करना है ड्यूरिंग एनी आर्म्ड रेबेलियन या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन। नेक्स्ट आर्टिकल 356 ये प्रोविजन डील करता है इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, ये प्रेसिडेंट्स रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी जो कि सेकंड टाइप की इमरजेंसी है इससे रिलेटेड प्रोविजन है। नेक्स्ट आर्टिकल 357 एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स अंडर प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर आर्टिकल 356,
ये आर्टिकल डील करता है प्रेसिडेंट्स रूल के टाइम पर सेंटर और स्टेट्स की लेजिस्लेटिव पावर्स में रिलेटेड चेंजेस है। नेक्स्ट आर्टिकल 358 सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये आर्टिकल डील करता है इमरजेंसी के टाइम पर आर्टिकल 19 के अंडर जो फ्रीडम्स प्रोवाइडेड है जैसे कि स्पीच, असेंबली, मूवमेंट एक्सेट्रा, इनके सस्पेंशन से। नेक्स्ट आर्टिकल 359 सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये आर्टिकल डील करता है इमरजेंसी के टाइम पर फ्रीडम को छोड़ के बाकी फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट के सस्पेंशन से। और लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 360। ये प्रोविजन डील करता है थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी से जो कि है फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो ये हैं सभी 9 आर्टिकल्स जो कि डील करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन से। अब देखते हैं तीनों टाइप्स की इमरजेंसीज एक एक करके। इनमें से पहली है नेशनल इमरजेंसी जो कि है अंडर आर्टिकल 352। नेशनल इमरजेंसी सबसे सीरियस और कॉम्प्रीहेंसिव टाइप की इमरजेंसी है जो कि पूरे कंट्री या फिर कंट्री की किसी सब्सटैंशियल पार्ट को अफेक्ट करती है। यानी कि नेशनल इमरजेंसी पूरे इंडिया पर लगाई जा सकती है या फिर इंडिया के किसी स्पेसिफिक रीजन पर। आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं और नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के 3 ग्राउंड्स हो सकते हैं। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स थे वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस वर्ड रिमूव करके आर्म्ड रिबेलियन ऐड किया गया। ये चेंज इसलिए लाया गया क्योंकि 1975 में जब 2 साल के लिए पूरे कंट्री में इमरजेंसी लगाई गई थी तो ये एक तो नेशनल इमरजेंसी थी और ये नेशनल इमरजेंसी का बेसिस इंटरनल डिस्टर्बेंसेस दिया गया था। अब इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से इशू ये है कि ये एक बहुत ही वेग टर्म है जो किसी भी छोटे या फिर बड़े प्रोटेस्ट, स्ट्राइक या फिर सिविल डिसोबीडियंस को कवर कर सकता है। यानी कि किसी भी छोटी सी स्ट्राइक को भी गवर्नमेंट इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का नाम देकर पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा सकती है। सो इसलिए ये 1975 की इमरजेंसी के हटने के बाद जब 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया तब इस इंटरनल इमरजेंसी के रीजन को रिप्लेस कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन से। आर्म्ड रिबेलियन का स्पेसिफिक मीनिंग है ऑर्गेनाइज्ड वायलेंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट अथॉरिटी यूजिंग वेपन्स एंड मिलिट्री टैक्टिक्स। सिर्फ प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स या फिर सिविल डिसोबीडियंस आर्म्ड रिबेलियन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते। आर्म्ड रिबेलियन के अंडर जो वायलेंस है ये ऑर्गेनाइज्ड और सस्टेन्ड होनी चाहिए और गवर्नमेंट अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए डिजाइंड होनी चाहिए। सो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को आर्म्ड रिबेलियन से रिप्लेस करके ज्यादा क्लैरिटी लाई गई कि किस बेसिस पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी जा सकती है। अब नेशनल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रोक्लेमेशन के थ्रू डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ने एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज इस नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजन में ऐड करी और ये थी प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं सिर्फ यूनियन कैबिनेट की रिटन एडवाइस पे। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कल को जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करे नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए तो ये इनफ नहीं होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल इमरजेंसी सिर्फ तभी डिक्लेयर करेंगे जब पूरी कैबिनेट प्रेसिडेंट को ये करने के लिए एडवाइस करेगी और वो भी रिटन में। अपार्ट फ्रॉम इट जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी जाएगी तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा को 1 मंथ के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से इस नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करना पड़ेगा। स्पेशल मेजॉरिटी मींस 2/3 ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। अगर 1 मंथ के अंदर दोनों हाउसेस नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव नहीं करते तो नेशनल इमरजेंसी अपने आप खत्म हो जाएगी। मतलब इमरजेंसी सिचुएशन के लिए सरकार को पार्लियामेंट का सपोर्ट लेना कंपलसरी है। नाउ नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन से डील करने के लिए नॉर्मल से ज्यादा पावर आ जाती है और इन पावर्स में दोनों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स आती है और स्टेट गवर्नमेंट्स रिलेटिवली वीक हो जाती है। यानी कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है सेंटर और स्टेट्स के बीच वो ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में। नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंटर को स्टेट सब्जेक्ट्स पे कंप्लीट कंट्रोल मिल जाता है और पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉज बनाने की। स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस नहीं होती, कंटिन्यू रहती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही काम करती है। इसके साथ साथ जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच वो भी चेंज हो जाता है सेंटर के फेवर में। नाउ जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358 राइट टू फ्रीडम यानी कि आर्टिकल 19 के अंडर जो 6 फ्रीडम्स हैं ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। इन 6 फ्रीडम्स में आते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, फ्रीडम टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया और फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। ये सस्पेंशन ऑटोमेटिक होता है यानी कि नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेयर होते ही ये राइट ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है और इसके लिए सेपरेट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये राइट टू फ्रीडम का सस्पेंशन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 358 के अंडर दिया गया है ये सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी यानी कि वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में ही अप्लाई होता है और आर्म्ड रिबेलियन के केस में ये अप्लाई नहीं होता। दिस मीन्स अगर नेशनल इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन के रीजन देकर लगाई गई है तो फिर राइट टू फ्रीडम सस्पेंड नहीं होगा।
इसके अलावा आर्टिकल 359 के अंडर प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं बाकी फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट को सस्पेंड करने की। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट आर्टिकल 20 जो कि है प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस और आर्टिकल 21 जो कि है राइट टू लाइफ, इन दोनों का एनफोर्समेंट सस्पेंड नहीं कर सकती। ध्यान रखना, आर्टिकल 358 में राइट टू फ्रीडम सस्पेंड होता है, लेकिन आर्टिकल 359 के अंडर प्रेसिडेंट बाकी राइट सस्पेंड नहीं कर सकते, बस उनके एनफोर्समेंट को सस्पेंड कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। सो जिन राइट्स का एनफोर्समेंट सस्पेंड किया गया है, ये राइट्स एग्जिस्ट करेंगे लेकिन इनको एनफोर्स नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर इन राइट्स का वायलेशन होता है तो आप इन्हें रिस्टोर करवाने के लिए कोर्ट्स में नहीं जा सकते। ऑल्सो आर्टिकल 358 के अंडर राइट टू फ्रीडम ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, लेकिन आर्टिकल 359 के केस में प्रेसिडेंट सेपरेट ऑर्डर इशू करते हैं जिनमें ये क्लियरली स्पेसिफाइड होता है कि कौन से राइट्स का एनफोर्समेंट सस्पेंड किया जा रहा है। साथ ही में आर्टिकल 359 नेशनल इमरजेंसी के तीनों रीजंस पर वैलिड होता है, यानी कि एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर और आर्म्ड रेबेलियन, अनलाइक आर्टिकल 358 जो कि आर्म्ड रेबेलियन के केस में अप्लाई नहीं होता। अब इंडिया की अगर हम हिस्ट्री देखें तो इंडिया में 3 बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, हर एक डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में। 1962 में ड्यूरिंग चाइनीज एग्रेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी ऑन ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। 1971 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर के टाइम अगेन एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी, और तीसरी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के ग्राउंड पर। अब नेशनल इमरजेंसी के बाद सेकेंड टाइप ऑफ इमरजेंसी है स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट्स रूल, जो कि मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में। ये इमरजेंसी फेडरल सिस्टम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हैंडल करता है। आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट कैन इम्पोज दिस इमरजेंसी इन अ स्टेट ऑन बेसिस ऑफ 2 रीजंस। पहले तो ये कि प्रेसिडेंट इस चीज को लेकर सेटिस्फाइड है कि इस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, यानी कि वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल होने को उस स्टेट के गवर्नर भी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसके बाद प्रेसिडेंट उस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड रीजन है ऑन बेसिस ऑफ विच प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर दिस इमरजेंसी ऑन अ स्टेट, वो है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के डायरेक्शंस फॉलो नहीं कर रहा। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शंस दे सकती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करनी पड़ती है। अगर एक स्टेट गवर्नमेंट इन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करती तो फिर प्रेसिडेंट इस स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर कर सकते हैं। जो फर्स्ट रीजन है ये मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में, और जो सेकंड रीजन है ये मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 365 में। नाउ प्रेसिडेंट्स रूल को इंपोज करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेमेशन इशू करते हैं, और ये प्रोक्लेमेशन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से 2 मंथ्स के अंदर अप्रूव करवाना पड़ता है सिंपल मेजॉरिटी से। अब जहां तक इस इमरजेंसी की ड्यूरेशन की बात है तो इनिशियली ये स्टेट इमरजेंसी 6 महीने के लिए इंपोज होती है, लेकिन हर 6 महीने में इसे रिन्यू किया जा सकता है फॉर अनदर 6 मंथ्स आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट, और इस स्टेट इमरजेंसी को मैक्सिमम 3 इयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अब एक स्टेट में ये स्टेट इमरजेंसी लगाने के बाद क्या चेंजेस आते हैं? सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसमिस हो जाते हैं। इसके बाद गवर्नर का रोल उस स्टेट में एनहांस हो जाता है। गवर्नर अब सेंटर के एजेंट के रूप में उस स्टेट को एडमिनिस्टर करता है। ऑल्सो इस इमरजेंसी के साथ स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड या फिर डिसॉल्व हो जाती है और पार्लियामेंट उस स्टेट की तरफ से लॉज बनाती है। इसके बाद स्टेट के बजट को पास करने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है, सो स्टेट के फाइनेंसेस भी डायरेक्टली सेंटर के अंडर आ जाते हैं। नाउ हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रेजेंट रूल के प्रोविजन का काफी मिसयूज किया गया है टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट्स। इसके चलते एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट रूल को अप्लाई करने के लिए कुछ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर्म करी थी, जिनमें से पहला ये है कि प्रेसिडेंट्स रूल जुडिशियल रिव्यू के अंडर कोर्ट के द्वारा रिव्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट रूल के अंडर स्टेट असेंबली डिसॉल्व नहीं करी जा सकती विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को वार्निंग मिलनी चाहिए बिफोर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल, और सिर्फ जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के केसेस में ही इस इमरजेंसी का यूज होना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल का मैक्सिमम मिसयूज 1960s और 1970s में हुआ था, स्पेशली इंदिरा गांधी के टाइम पर। कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने काफी बार ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स की गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया था फॉर पॉलिटिकल रीजंस। इनफैक्ट 1977 में जब जनता पार्टी पावर में आई थी तब उन्होंने भी इस इमरजेंसी का मिसयूज किया था और कांग्रेस रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया था। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आती है अंडर आर्टिकल 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी सबसे रेयर टाइप की इमरजेंसी है जो कभी यूज नहीं हुई इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर क्रेडिट थ्रेटेंड हो। प्रैक्टिकली ये सिचुएशन इंक्लूड कर सकती है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, करेंसी डिवैल्यूएशन, मैसिव फिस्कल डेफिसिट, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स एक्सेट्रा। नाउ फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर होने पर प्रेसिडेंट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइनेंशियल कंट्रोल मिल जाता है। प्रेसिडेंट सभी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग जजेस एक्सेप्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस। स्टेट लेजिस्लेचर से पास किए गए मनी बिल्स प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करने पड़ते हैं।
प्रेजेंट स्ट्रिक्ट फिस्कल कंट्रोल इम्पोज कर सकते हैं स्टेट्स पर। स्टेट एक्सपेंडिचर सेंटर के अप्रूवल से ही हो सकता है और स्टेट बजट्स सेंट्रल गवर्नमेंट की स्क्रूटिनी से ही पास हो सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेजेंट डिक्लेयर करते हैं, लेकिन ये प्रोक्लेमेशन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से 2 मंथ्स के अंडर सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव करवानी पड़ती है। सो ये था फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस का सिग्निफिकेंस। इमरजेंसी प्रोविजंस का मल्टी डायमेंशनल सिग्निफिकेंस है इंडियन डेमोक्रेसी में। नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखें तो ये प्रोविजंस इंश्योर करते हैं कि कंट्री एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स को इफेक्टिवली हैंडल कर सके, क्योंकि इमरजेंसी में क्विक सेंट्रलाइज्ड रिस्पांस पॉसिबल हो सकता है, जो कि नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में पॉसिबल नहीं होता। साथ ही में इमरजेंसी के प्रोविजंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है। देखो, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस फ्रेजाइल होते हैं और एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस इन्हें इजीली डिस्टेबलाइज कर सकती हैं। प्रेसिडेंट्स रूल मैकेनिज्म ये इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के टाइम एक लेजिटिमेट अथॉरिटी मेंटेन रहे। सो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस के केसेस में ये प्रोविजंस डेमोक्रेटिक प्रोसेस रीस्टोर करने में काफी हेल्पफुल है। अपार्ट फ्रॉम इट, यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करने में इमरजेंसी प्रोविजंस क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इमरजेंसी पावर्स फेडरल डिविजन्स को टेम्परेरीली सस्पेंड करके एक यूनिफाइड नेशनल रिस्पॉन्स एनेबल करती हैं। ऑल्सो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कई बार क्राइसिस सिचुएशंस में इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स देता है। इमरजेंसी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को फ्लेक्सिबल और अडाप्टिव बनाती है चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग विदाउट एनी फॉर्मल अमेंडमेंट। साथ ही में इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया का इमरजेंसी प्रोविजंस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डिजाइंड है। ज्यादातर डेमोक्रेसीज में सिमिलर प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए। अब देखते हैं कुछ इश्यूज और चैलेंजेस रिलेटेड टू इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस के साथ कुछ फंडामेंटल चैलेंजेस हैं जो डेमोक्रेसी के लिए सीरियस कंसर्न्स रेज करते हैं। इनमें से पॉलिटिकल मिसयूज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 1975 इमरजेंसी एक परफेक्ट एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है हाउ इमरजेंसी पावर्स कैन बी अब्यूज्ड फॉर पॉलिटिकल सर्वाइवल रादर देन जेन्युइन नेशनल इंटरेस्ट। इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस की वेग लैंग्वेज एक मेजर इशू है। टर्म्स लाइक फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटेंड, सैटिस्फैक्शन ऑफ प्रेजेंट, ये टर्म्स सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन अलाउ करती हैं और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन से पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हो सकता है। नेक्स्ट, इमरजेंसी प्रोविजंस सेंटर को ओवरवेलमिंग पावर देते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स पे। इससे फेडरल बैलेंस डिस्टर्ब होता है और स्टेट्स की ऑटोनॉमी भी अंडरमाइन होती है। इसमें प्रेसिडेंट्स रूल स्पेशली प्रॉब्लमैटिक होता है क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स डिसमिस कर दी जाती हैं विदाउट एनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट एक मेजर प्रॉब्लम है। इमरजेंसी पावर्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी अथॉरिटी देती है एग्जीक्यूटिव को, लेकिन सफिशिएंट चेक्स एंड बैलेंसेस प्रोवाइडेड नहीं है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन। इमरजेंसीज थियोरेटिकली टेम्परेरी होते हैं लेकिन प्रैक्टिकली एक्सटेंड होती रहती हैं फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे कि 1962 इमरजेंसी 5 साल से ज्यादा तक चली, जबकि एक्चुअल वॉर फ्यू वीक्स की ही थी। और 1975 की इमरजेंसी 21 मंथ्स तक चली विदाउट एनी जेन्युइन जस्टिफिकेशन। सो इमरजेंसी के ऑटोमेटिक टर्मिनेशन मैकेनिज्म्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सो ये था टॉपिक इमरजेंसी प्रोविजंस का। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो फॉर मोर।